इतनी शक्ति है इस भावना में कि वो तमाम जज्बात को अपने अंदर समेट लेता है। हिटलर जानता था ये बात, जनता को दुश्मन के बारे में बताओ, उनसे डरना सिखाओ। ये परिकल्पना जो थी, अब आप अजहर का जो सबसे प्रिय नाटक जिसे अजहर बहुत पसंद करता रहा, नाटक गैंडा, ये 2011 में हमने किया था और इसके निर्देशक भी अजहर है। ये यूजीन एनेस्को का नाटक राइनोसेरस का एडेप्टेशन है जो अजहर ने किया था और मुझे याद है कि सभी ने इसकी बहुत अच्छी समीक्षा भी की थी। प्रेम कपूर साहब यहाँ है, अंशुमान दा भी है और आनंद लाल साहब भी, सब ने इस नाटक को अच्छे। इस नाटक के बारे में बताऊं कि राम गोपाल बजाज साहब जो कि हमारे भारत के 10 बड़े निर्देशकों में से हैं, उन्होंने इस नाटक के लिए कहा कि अगर एशिया के 10 प्रोडक्शन का नाम लिया जाएगा तो गैंडा उसमें से एक है। तो ये हमें हमारी बड़ी खुशी की बात थी। गैंडा नाटक लगाएं। आखिरी दृश्य तुम्हारे लोगों ने जेल में मेरे साथ क्या बताओ क्या मुझसे करवाने के लिए उसने क्या संग के तुम्हारे लोगों ने मेरे भाई को मान कर मारा। उस मान का अभी भी केस न कहीं भी उसी का काम नहीं। थोड़े एक बार से उसके सर पे दो टुकड़े करके और जो उसे बहुत बुरा लगेगा कि अमेरिका को दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि अमेरिकी फौज इराक में अमन बहाल करने के लिए गई है, जबकि अमेरिकी फौज इराक को हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं मेरा होता है कि वो अभी बहुत अच्छा खाना नहीं बनाती, तो घर पर आई तो गई। और वैसे भी मैं खुद ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। लोगों को ठिकाने लगाता हूँ, कई झूठों के सच भी बताता हूँ। मेरी दिलचस्पी झूठ बोलने वालों से अंदर और उसके लिए मुझे खास नहीं करना पड़ता। बस सब कुछ कुछ जाए ऐसे दिखाता हूँ, ये झूठ अंदर छटपटाने लगता है और सच मेरे हवाले हमेशा देता हूँ। वही जहाँ मैं खड़ा था आज अजहर जी के जन्मदिवस के अवसर पर ये 40वां रंग अड्डा आयोजित हुआ है और अभी जो नाटक के क्लिप दिखाए गए हैं, सच में एक बार फिर महसूस हुआ कि अजहर जी हमारे सामने ही परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे बीच में ही हैं। तो उन्हीं के नाटक जो आखिरी वाला उन्होंने दिखाया है, आखिरी परफॉर्मेंस रूहें, तो मैं आज इस कार्यक्रम के आरंभ में मैं मानती हूँ कि उन्हीं की पंक्तियों से, उन्हीं के लेखन से हम कार्यक्रम को आरंभ करें। तो इस नाटक में बेगम की रूह कहती है कि जैसे चाहो खेल लो यह खेल, जो जान लगा लो खेलो, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर या जंगी तौर पर, लेकिन याद रहे आखिरी बाजी आवाम के हाथों रहती है। सदियों से हर कौम यह खेल कहीं ना कहीं खेला करती है। जालिम लोगों के दिलों में कभी हुकूमत नहीं कर सकते। हवाओं फिजाओं में तैरती हुई खुशियों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इंसान की ज़रूरतों को बदला जा सकता है पर उन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तरह से मुझे स्पर्श करती रही, तो मैंने इसीलिए इसका वाचन किया। अब ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिन 3 वक्ताओं को इस सत्र में आमंत्रित किया गया है, तीनों नाटक के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो
I caught the show and we had no idea that he had already contracted COVID in the meanwhile. But it is very tough to speak on Azhar the actor unless you have some idea about the background in which Azhar grew up. And we all know that he was a Urdu Hindi person who acted in both these languages, but he was also very proficient in Bangla and English as well. So he had been a good actor from this multilingual place that Calcutta is. In the 1980s and 90s, when he was growing up, Azhar, Umaji has just told me in 1987, when they entered college, that is when Azhar began to take up theatre seriously. And people like Jahid Anwar, who had been their mentor, they initiated Azhar into good theatre of that time. But sadly, good theatre of that time was in 6 or 7 parts in Calcutta. There was English theatre, Hindi theatre, Urdu theatre, Punjabi theatre, and Bengali and other folk forms as well. कि जिस शहर में मैं हूँ उसी शहर में उनका दल उससे पहले पिछले 15 सालों से थिएटर कर रहा है और हिंदी और उर्दू थिएटर देखने के लिए उपलब्ध उन्होंने एक उत्सव वो कर रहे हैं जहाँ पर वो पूरे देश भर से नाटक लेके आते हैं, नाटक पर आलोचना होती है। और हर बार मुझे याद है कि जश्न रंग शुरू होता था नाटक के पाठ से। एक इंट्रोडक्टरी सेशन रहता था जहाँ नाटक पाठ किया जाता था और उसके बाद नाटक देखे जाते थे, खेले जाते थे। तो तुरंत मैंने खबर ली लिटिल थेस्पियन जैसे, तब हमारे लिए इंटरनेट उपलब्ध हुई थी, इतनी नहीं जितनी आज है। और मैंने एक नाटक देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। और मुझे याद है कि वो जो समाज शुरू हुआ उसमें मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने कहा मैं उनको गुरु के रूप में ही देखूंगा। इसीलिए मैंने आज जो मैंने टॉपिक जब मुझे गुंजन ने पूछा आप किस पर बोलना चाहोगे, तो मैंने कहा कि यंग थिएटर मेकर, मेरे जैसे थिएटर मेकर के लिए जो हिंदी और उर्दू में थिएटर करना चाहते थे उनके लिए उनका प्रभाव मेरे ऊपर, उनका और अवश्य उमा मैम का मेरे ऊपर था एज अ गुरु कि किस तरह से मैं उनको देखूं। और हर इंसान की तरह जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो मैं अभिनय करना चाहता था। तो मैंने पहले अजहर आलम सर अभिनय को देखा, मैंने उनका अभिनय को मैंने सीखने की कोशिश की, क्योंकि वो बेहतरीन अभिनेता थे। जैसे आपने देखा कि यादों के बुझे हुए सवेरे, उसमें उन्होंने शाहजहां की जो अभिनय उन्होंने की है, कुछ क्लिप्स अभी हमने देखे उसका अभिनय, और उसके बाद गेंदा नाटक में उनका अभिनय, जहाँ पर वो अपने आप को कभी मनुष्य और कभी गेंदा के रूप में देखते हैं। वो जो द्वंद्व है, एक क्लास अपार्ट जिसको कहते हैं एक्टिंग, वो एक सीखने की चीज़ है कि हर बार आप देखते हैं हर चरित्र में वो जिस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। और फिर मैं जब 1 साल मैंने बिताया तो 1-1.5 साल तो मुझे लगा कि मुझे अभिनय के क्षेत्र में नहीं, मुझे डायरेक्शन के क्षेत्र में काम करना है। तो वहाँ है वैसे ही है पूरा ड्रामा में जानवर खाना जैसा एहसास होता है। सेट के साथ साथ कुर्सी मेज जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं सबका रंग गेंदे के रंग जैसा ही होता है और जैसा एहसास पैदा होता रहता है कि सेट के और लाइटिंग में भी ज़्यादातर ग्रे रंग को तरजीह दी गई है। इस तरह की हिदायतकारी और डिज़ाइनिंग की वजह से नाज़रीन ड्रामा देखकर हैरान रह जाते हैं। यही वजह है कि गेंडा अजहर आलम का एक यादगार प्रोडक्शन बन गया है, बाहैसियत हिदायतकार और बाहैसियत अदाकार भी। अजहर आलम के ड्रामाई सफ़र में एक और ड्रामा जो संगीन मिल्क की हैसियत रखता है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग
देव अग्निहोत्री का एक मकबूल तरीन ड्रामा है जिसे उन्होंने गालिबन 1968 में लिखा था और इसे पहली मरतबा मायानास ड्रामेटिस्ट श्यामानंद जलाल ने ही स्टेज किया था, जो उस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी भी मशहूर भी हुआ था। यह ड्रामा एक पॉलिटिकल सटायर है जो उस जमाने के सियासी हालात की अक्कासी करता है। आज के दौर में इस तरह का ड्रामा लिखना जानलेवा साबित हो सकता है। इस ड्रामे को सामान्य जलाल ने किस तरह डायरेक्ट किया या उसकी मुकम्मल डिजाइनिंग कैसी थी वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे उनका यह प्रोडक्शन देखने का मौका नहीं मिला। मैंने कई और दूसरे हिदायतकारों का प्रोडक्शन देखा है। किसी ने शुतुरमुर्ग को ट्रेडिशनल फॉर्म में स्टेज किया, किसी हिदायतकार ने इस तरह डिज़ाइन किया कि एक कॉस्ट्यूम ड्रामा बनकर रह गया, किसी हिदायतकार ने तो फोक थिएटर के रंग में इस ड्रामे को रंग दिया, किसी एक डायरेक्टर ने राजा के तख्त को मकड़ी के जाल से घेर दिया और उस जाल के अंदर राजा को बैठा दिया। हर किसी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। मगर अजहर आलम की बड़ी खूबी ये थी कि वो स्क्रिप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते थे, इसलिए मैं उन्हें मोस्ट थिंकिंग डायरेक्टर मानता हूँ। उन्होंने शुतुरमुर्ग को इस अंदाज में डिज़ाइन किया कि ड्रामा के तमाम नक्काद हैरान हो गए, क्योंकि उनसे कबल किसी भी डायरेक्टर के जहन में इस ढंग से ड्रामा को डिजाइन करने का ख्याल नहीं आया था। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स और फनकारों के एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करके न सिर्फ फनी तबादले को फरोग देता है, बल्कि कौमी हम आहंगी और सकाफती रंगारंगी की एक रोशन मिसाल भी कायम करता है। और यह सिलसिला आज भी उनके हमदमे दरीना मोहतरमा उमा झुंझुनवाले के सरपरस्ती में कामयाबी के साथ जारी है। उनके गिराकत और हिम्मत खिदमात के तराफ में उन्हें मुतअद्दिद बावकार एजाज से नवाजा गया, जिनमें ड्रामा नमक की गुड़िया पर 2001 में हुकूमत मगरबी बंगाल की जानिब से बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड, ड्रामा सवालिया निशान पर 2007 में बेहतरीन अदाकार हिदायतकार का अवार्ड और 2015 में रोज़नामे अखबार मशी की तरफ से उनकी मजमूई खिदमात के सिले में आगा हश्र काश्मी अवार्ड शामिल हैं। कोविड-19 के नहायत मुश्किल और आजमाइशी दौर में भी उन्होंने थिएटर की शम्मा को बुझने नहीं दिया। ऑनलाइन थिएटर मास्टर क्लासेस, लाइव स्क्रिप्ट रीडिंग, रंग यात्रा और रंग सफर जैसे बामकसद और फिक्र अंगेज प्रोग्रामों के जरिए उन्होंने फन के रवायत को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसी नई तवानाई भी अदा की। लेकिन अफसोस कि इसी पुराशुभ जमाने में वो हमसे रुखसत हो गई। प्रोफेसर आनंद लाल जादवपुर विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। रंगमंच का अध्यापन और निर्देशन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक परफॉर्मिंग आर्ट्स मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय मदद भी ली, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यह कार्य पूरी तरह ठप हो गया। वर्तमान में वे कोलकाता थिएटर.com का संचालन करते हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में रविंद्रनाथ टैगोर द थ्री प्लेज, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन थिएटर, इंडियन ड्रामा इन इंग्लिश, द बिगिनिंग्स आदि शामिल हैं। वे 1986 से 2018 तक द टेलीग्राफ और 2018 से 2020 तक द टाइम्स ऑफ इंडिया के रंग समीक्षक भी रहे। अपने लंबे करियर में उन्होंने 3000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियों की समीक्षाएं की। उनके व्यापक अनुभव को आज हम सुनेंगे और जानेंगे कि अजहर आलम को नाट्य साहित्य का इतिहास क्यों याद रखेगा। मैं प्रोफेसर आनंद लाल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Many people who might deliberately be doing this kind of divisive division between this theatre, this literature, that literature, this religion, that religion. And this is what Azhar did not tolerate. He brought them together. It is very easy to label something as this or that. It is actually easier to accept everything as understandable. We will go to a play, but we should not have to be told that, oh, it is Urdu theatre. If we are not told that, then we would probably go anyway and understand it. Similarly, the opposite. So,
This is a place that, as a student and a teacher of literature, I have often felt that we are in a dangerous territory if we split ourselves. We must not split, we must come together. The second point that I want to make is Little Thespian's history from 1994. Up till now, of course, but up till the time that Azhar led the group, I have मुश्किल हो जाता है कि बात कैसे और कहाँ से शुरू की जाए। ऐसा महसूस होता है कि किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। आज कुछ ऐसे ही कैप्चर्स से मैं दो चार हूँ और उम्र की वजह से इस तरह की कैफियत व इम्तिहान से मुझे अक्सर गुजरना पड़ता है। कोई और अगर ऐसा करे तो इनकार की गुंजाइश निकल भी जाती है, लेकिन अपनी बेहद अजीज़ दोस्त उमर के मोहब्बत भरे इस हुक्म को टालने की ज़रूरत मुझ में नहीं है। अज़हर एक बेमिसाल अदाकार, मेरी गुफ्तगू का मौजू यही है। अज़हर एक बेमिसाल अदाकार था, इसका एतराफ़ सच्चे दिल से हिंदी और उर्दू स्टेज से वाबस्ता हर शख्स करता है और करना भी चाहिए। मुझे जब उमर ने उस उन्वान के तहत अज़हर की अदाकारी के मुख्तलिफ रंगों के हवाले से इजहार ख्याल के लिए दावत दी, तो साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हें अज़हर के मुख्तलिफ ड्रामों के कुछ वीडियो सेंड कर दूंगी, तुम उन हवालों से बात कर सकते हो और जब तुम जिस किरदार पर बात करोगे तो स्टेज पर उसकी तस्वीर दिखाने का भी इंतज़ाम रहेगा। गुंजन और आसिफ तुम्हें वीडियो जल्द ही भेज देंगे। उमर से बात हुई और थोड़ी देर बाद ही गुंजन और आसिफ ने अपनी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए ड्रामों के वीडियो भेज दिए। बहुत हिम्मत की इन वीडियो को देख लूँ, लेकिन खुद में वो हिम्मत नहीं पैदा कर सका कि जो साथ रहा करता था उसे दुनिया से जाने के बाद स्क्रीन पर कैसे देखूं। और दिल में ये ख्याल आया कि इन वीडियो को देखकर तो कोई भी इजहार ख्याल कर सकता है, लिहाजा मुझे तो अज़हर के उन किरदारों के हवाले से कुछ कहना चाहिए जिन्हें मैंने उस वक्त से देखा है जब अज़हर की अदाकारी के सफ़र का आगाज़ हुआ था। मैं अपना शुमार उन खुशनसीब लोगों में करता हूँ जो अज़हर के अव्वलीन ड्रामे के नाज़िर रहे, यानी देखने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ ज़हीर अनवर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अज़हर ने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का इजहार 1987 में मौलाना आज़ाद कॉलेज के तारीख़ी हॉल में डायमंड जुबली के मौके पर होने वाले ज़हीर अनवर के ड्रामे इंतज़ार और अभी में कविता के किरदार से किया था। अज़हर ने अपने पहले ही ड्रामे में अदाकारी के उससे किसी भी लिखने वाले, खासतौर पर नाटककार के लिए वो किस तरह के विषय चुनते हैं, उसी से हमें समझ में आता है उनके सरोकार क्या हैं, वो क्यों लिख रहे हैं, किस तरह के लोगों के लिए लिख रहे हैं, किस तरह के दर्शकों को वो केटर करना चाहते हैं, या अपनी किस बेचैनी की बात वो हम लोगों से साझा करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी उन्हीं का लिखा हुआ ये है अज़हर का। हालांकि वो एक पर्टिकुलर नाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुलगते चिनार के बारे में बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे नाटकों पर ये बात है। अज़हर का इस नाटक के संबंध में कहना था कि इस नाटक की विशेषता ये है कि ये सीमाओं, जातियों, संस्कृतियों, स्थानों का अतिक्रमण करता है और हमें इस दुनिया के अनगिनत मध्य वर्गीय परिवारों से रूबरू कराता है। सभी बाधाओं के खिलाफ जीवन जीने की उनकी दुर्गम इच्छा, उनकी आशाएं, उनकी भावनाएं आदि हम में से प्रत्येक को छू देती हैं। मुझे लगता है कि इस कुछ एक लाइनों में हमें ये समझ में आ जाता है कि उनकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट थी, उसके पीछे के रीजंस क्या रहते थे, कि किस वजह से वो जो भी मुद्दे चुनते थे और वो क्यों चुनते थे। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात जो सर ने भी कही है, मैं कुछ बातें हो सकता है रिपीट करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा समसामयिक, बहुत ज़्यादा समसामयिक लेकिन एकदम तात्कालिक नहीं, है ना। क्योंकि तात्कालिक इसलिए नहीं मैं उसको कह रही कि तात्कालिक चीज़ें कुछ इस तरह की होती हैं कि वो आज हैं, उनका रेलेवेंस कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अज़हर के लगभग सारे नाटकों में हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वो इतने